A very good evening to all of you. Welcome back to Engineer classes. I hope you all are doing good. आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, दैट इज डिज़ाइन ऑफ पेमेंट्स. लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रैफिक कंप्लीट किया था. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. आज हम यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड डिज़ाइन ऑफ पेमेंट स्टार्ट करें. वेरी इजी चैप्टर. थ्योरेटिकली है चीज़ें मैक्सिमम इसमें, बट समझने वाली हैं. अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो सब हम पेवमेंट के ऊपर की बातें कर रहे थे. डिज़ाइन कैसे कर रहे थे, उसको ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस की बात कर रहे थे, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे. अब जो आगे की स्टडी रहेगी हमारी वो सब पेवमेंट के नीचे की रहेगी कि पेवमेंट के नीचे कैसे कैसे लेयर्स को अरेंज किया जाता है, स्ट्रेंथ कितनी दी जाती है, कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. तो डिज़ाइन ऑफ पेमेंट अच्छा टॉपिक है. आपके स्टेट एग्जाम्स में भी इससे एक आधा क्वेश्चन बन जाता है. तो किस तरह से इसको अप्रोच करना है, तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और जो पहली टर्म है दैट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है, तो पहले एक बार देख लेते हैं. कुछ इस तरह से पेमेंट को फ्लेक्सिबल पेमेंट कहा जाता है. इतनी लेयर्स आ गई है, 4 लेयर आ गई. एक चीज 4 लेयर सबसे बॉटम पे क्या है, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स और सरफेस कोर्स. चारों के बारे में हम बात करेंगे. होता कि सबका अपना अपना एक रोल है. तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे दिखती है. मतलब उसमें 4 लेयर्स आ गई, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स, सरफेस कोर्स. ये दोनों का क्या पर्पस है वो डिस्कस करेंगे. सब ग्रेड कैसा होना चाहिए, बॉटम वाली चीज़ है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज इन द एंड सारा लोड इसने लेना है. सरफेस मतलब टॉप मोस्ट लेयर, इसको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये 4 लेयर के बारे में हम बात करते हैं कि करके पॉइंट्स. पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर जितना भी लोड ऊपर से आएगा, व्हील्स का लोड जो पड़ेगा, वो सारा का सारा लोड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करेगा. ग्रेन टू ग्रेन का मतलब क्या हुआ कि एक लेयर से यहाँ देखिए, एक लेयर से यहाँ, दूसरी फिर यहाँ, फिर जाके बॉटम पे. इस तरह से वो ट्रेवल करके नीचे तक पहुंचेगा. तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर. सबसे पहला पॉइंट है द लोड कैरिंग. The load carrying capacity of the flexible pavement is derived from the load distribution property and not from its flexural or bending strength. फ्लेक्चरल एंड बेंडिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब दूसरी पेमेंट की बात करेंगे उसमें फ्लेक्चरल याद रखना. अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे तो फ्लेक्चर टर्म आपको तब समझ आएगा. फ्लेक्चर इतना याद रखना, अगर यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात नहीं हो रही, बेंडिंग की बात नहीं हो रही, तो ये फ्लेक्चर, इसलिए यहाँ पर फ्लेक्चर का नाम नहीं है. इस टाइप की पेमेंट जो होती हैं, इस टाइप की पेमेंट्स में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, आप इसको मार्क करेंगे दैट लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है, नॉट फ्लेक्चरल प्रॉपर्टी. क्यों नहीं, फ्लेक्चर मतलब वहाँ पर बेंडिंग आनी चाहिए और बेंडिंग तो यहाँ आएगी नहीं. हाँ, अगर यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जाती देन वहाँ पर बेंडिंग के चांसेस होते. तो यहाँ पर तो कोई रीइंफोर्समेंट की बात नहीं हो रही. नेक्स्ट देखते हैं. लोड इज ट्रांसफर्ड, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया. लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू ग्रेन टू ग्रेन. मतलब यहाँ से लोड नीचे, फिर यहाँ, फिर बॉटम तक जा रहा है. लोड एक एक करके नीचे तक जा रहा है. लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू ग्रेन टू ग्रेन. लो इनिशियल कॉस्ट, मतलब जब स्टार्टिंग में जब बनाओ तो इसकी कॉस्ट कम होती है, बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट. जस्ट एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने वही पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मेजर पेमेंट फेलियर, इस टाइप की जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो मेजर पेमेंट फेलियर्स हैं वो कौन से होते हैं. या तो वो फटीग क्रैक्स आएंगे, अब आपको फटीग क्रैक पता होना चाहिए समझने के लिए. रटिंग टाइप आएंगे या थर्मल क्रैकिंग होंगी. जो मेजर 3 बोले जाते हैं इस टाइप के पेमेंट में जो क्रैक्स आते हैं. आप पेमेंट समझते हैं, पेमेंट मतलब ऐसे लेके चलिए, ये आपके जितने भी जो व्हीकल्स होंगे वो इस सरफेस पे चलेंगे, ये उसके नीचे का, मतलब अगर ये टॉप सरफेस है, ये उसके नीचे की बात हो रही है. अब जितने भी यूनिट्स होंगे हम उसके नीचे की बात करेंगे. तो मेजर पेमेंट फेलियर आर, इसमें क्या होगा, फटीग क्रैकिंग, रटिंग या थर्मल क्रैकिंग. तो एक नोट नीचे लिख दीजिएगा. रटिंग बेसिकली क्या होता है, रटिंग इज अ डिप्रेशन इन लोकलाइज्ड एरिया. आप देखते होंगे रोड्स पे काफी जगह पर कहीं पे डिप्रेशन आ जाता है,
तो वो चीज़ रटिंग बोली जाती है। ठीक है, इसी नोट में एक और पॉइंट लिखेंगे, IRC consider fatigue cracking and rutting for flexible payment। मतलब IRC के अकॉर्डिंग ये जो दो टाइप के फेलियर्स हैं इनको माना जाएगा मेजर, रटिंग एंड फटीग क्रैकिंग को एक मेजर फेलियर्स माना जाए, क्योंकि थर्मल क्रैकिंग टेम्परेचर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी एक्सपेंशन आप आगे जाके जब ये चैप्टर एंडिंग में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा थर्मल एक्सपेंशन कंट्रैक्शन से भी चांसेस होते हैं कि फटीग आने के, क्रैक्स आने के, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये 2 पॉइंट समझ आने चाहिए यहाँ पे, रटिंग इज द डिप्रेशन इन द लोकलाइज्ड एरिया होता है, और IRC के अकॉर्डिंग, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग फटीग क्रैकिंग एंड रटिंग आर द फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो मेन फेलियर्स माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो फ्लेक्सिबल में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, टॉप से बॉटम तक ग्रेन टू ग्रेन करके लोड नीचे जाएगा, एंड नॉट फॉर फ्लेक्चर एंड बेंडिंग के जैसे होता है नॉर्मली, जैसे हमारा RCC में होता है वैसे वाला इसमें आपको उस टाइप के फेलियर्स नहीं दिखेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं दिखेगी। आई होप ये फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स देखते हैं जिसमें आपको फटीग क्रैकिंग का समझ आएगा कि किस तरह से दिखता है। इस टाइप के रोड पे आपने कॉमनली ये चीज़ देखी होगी, इस टाइप के जो फेलियर्स आते हैं वो फटीग क्रैकिंग के अंदर आते हैं, और इसको IRC ने कंसीडर किया हुआ है। ये सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन के लिए आपको समझ आना चाहिए, इस टाइप से दिखता है। सेकेंड, थर्मल क्रैकिंग, इस तरह से ऐसे एक लाइन जा रही है थर्मली, ये क्रैक आ रहा है अक्रॉस में, इसे थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। रटिंग, ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, दिस इज नोन एज रटिंग। इससे आपकी विजुअलाइज आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम रिजिड पेमेंट के बारे में। रिजिड पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो पहले इसके यहाँ अगर फिगर में देखें तो कितने आपको लेयर्स दिख रही हैं, 3 लेयर्स आ गई, 3 लेयर्स हैं आपके पास, सबग्रेड, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स। इसमें जो हमारा सरफेस कोर्स होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट उसमें क्या था, उसमें हमने टॉप मोस्ट लेयर में हम सरफेस कोर्स बोल रहे थे, वो क्या होता है, वो बिटवीन होगा मोस्टली, आपने एस्फाल्ट जिसको बोल, वो चीज़ होगी। सरफेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, देन सबग्रेड, तो 3 लेयर सिस्टम है ये। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लोड बेरिंग कैपेसिटी इज द स्लैब इटसेल्फ। जो टॉप पे जो स्लैब है यही सारा का सारा लोड मेन संभालती है। नेक्स्ट, स्ट्रेसेस आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रेन टू द लोअर लेयर एज इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल में अभी जस्ट बताया, ग्रेन टू ग्रेन लोड नीचे जाएगा, एक से दूसरे से तीसरे नीचे, पर इसमें ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोड कौन ले लेता है, टॉप स्लैब, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट स्लैब। रिजिड पेमेंट ऑफ जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे इसे। SSC में ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था, एंड एक किसी स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, JEE एग्जाम में, दैट द रिजिड पेमेंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। ये PCC क्या होता है, आप EMC में पढ़ेंगे, एक टाइप ऑफ सीमेंट आ गया। इधर प्लेन भी हो सकता है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है वो प्लेन भी हो सकती है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट भी हो सकता है, और रीइंफोर्स भी हो सकती है। जब अगर आपने RCC कभी पढ़ा है, इसको डिजाइन ऑफ आप DOS बोलते हैं, तो आपको पता होगा प्लेन कंक्रीट होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट होता है, और एक प्रीस्ट्रेस भी होता है। 3 टाइप की कंक्रीट। एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से था, वो मैं जब मिलेगा क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसमें बताया गया था, पूछा गया था कि जो रिजिड पेमेंट होती है उसमें टॉप मोस्ट लेयर किस टाइप का उसमें पेमेंट बनती है, प्लेन की, रीइंफोर्समेंट की, प्रीस्ट्रेस की, या ऑल ऑफ अबव। मैक्सिमम लोग प्लेन सोचते हैं, पर ध्यान रखना, इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी रीइंफोर्स या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। द प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्लैब्स एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू, नोट डाउन कर लेना, 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस वो ले सकते हैं। और इसमें मेजर जो पेमेंट फेलियर वो कौन सा आता है, फटीग क्रैकिंग एंड पंपिंग।
आई होप ये समझ आया हो आपको, इसके पॉइंट्स पता चले होंगे आपको। तो ये था रिजिड, और इससे पहले हमने डिस्कस किया फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नोट करके नोट, नॉर्मली fatigue cracking is the only criteria adopted for rigid payment। रिजिड पेमेंट के केस में फटीग क्रैकिंग को ही एक मेजर फेलियर माना जाता है। ये पंपिंग क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए फटीग क्रैकिंग इज द ओनली मेजर क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर रिजिड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं पंपिंग के बारे में। पंपिंग बेसिकली क्या है, नाम से समझ आ रहा है ये पंपिंग टर्म। पंपिंग इज द इजेक्शन ऑफ सॉइल स्लरी थ्रू, ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ये टर्म इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर एक्चुअली इस यूनिट के जो हम डिस्कस कर रहे हैं शायद 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम में कंप्लीट हो जाएगा ये, तो कल के या नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टर्म मिल जाएगी। जॉइंट क्या होता है, थ्रू जॉइंट्स एंड क्रैक्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। पंपिंग क्या है, एक इजेक्शन, जो अगर यहाँ पर कोई क्रैक आ रहा है तो जो नीचे से सॉइल स्लरी का बाहर आना क्रैक के थ्रू, उसे हम पंपिंग बोल रहे हैं फिलहाल। इट इज इजेक्शन ऑफ सॉइल स्लरी थ्रू जॉइंट्स एंड क्रैक्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट पेमेंट के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कॉम्पोजिट पेमेंट क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो कॉम्पोजिट पेमेंट, अगर आप फिगर को नोटिस करो, एस्फाल्ट को रहने दें, अगर हम एस्फाल्ट को नहीं देखें तो सबग्रेड है, एग्रीगेट सब बेस है और सीमेंट पेमेंट है। ये वही चीज़ है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, जो एक किस में था, रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट पर अगर उसके टॉप पर अगर आप एक एस्फाल्ट की लेयर लगा दो, नीचे कंक्रीट ऊपर एस्फाल्ट, इस टाइप की जो पेमेंट बनती है उसे कॉम्पोजिट पेमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये नाम से समझ आ रहा हो। तो लिखते हैं इसमें, यहाँ एक पॉइंट बना के लिखते हैं नीचे, इफ बिटुमिनस लेयर is provided, bituminous layer is provided over rigid pavement, then pavement is termed as composite पेमेंट। आई होप फिगर से आपको ये चीज क्लियर हो गई, मतलब नीचे रिजिड, उसके ऊपर आप एक एस्फाल्ट या बिटुमेन बोलो, ओवर लेयर लगा रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, एक और टाइप का पेमेंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, यहां पर पूछ सकते हैं आपसे, दैट इज सेमी रिजिड। सेमी रिजिड पेमेंट। सेमी रिजिड पेमेंट के लिए लिखते हैं, इफ सब बेस एंड बेस कोर्स of flexible payment, if subbase and the base course of flexible payment is
replaced by soil cement or pozzolanic cement, pozzolanic concrete. Then the flexural strength of pavement enhanced. Such payments are known as semi-rigid payments. एक और टाइप की आपको पेमेंट पता चल गई, मतलब अगर आप अपना सब बेस और बेस कोर्स को हटा के उसकी जगह सॉइल और सीमेंट का मिक्सचर या पोज़ोलैनिक कंक्रीट डाल दो, तो जो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी पेमेंट की वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल वाले से। उस टाइप की जो पेमेंट है उसे हम सेमी रिजिड बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिजिड तो आपको मैंने जस्ट बताया उसमें ऊपर कंक्रीट होगा, आरसीसी हो सकता है, तो उस टाइप की स्लैब को हम इस टाइप की स्लैब को हम क्या बोलेंगे, सेमी रिजिड पेमेंट। तो हमने टोटल 4 टाइप की पेमेंट डिस्कस की। नंबर 1 फ्लेक्सिबल, रिजिड, कॉम्पोजिट, सेमी रिजिड। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं इन लेयर्स के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे बॉटम पे जो लेयर थी सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड के बारे में बात करेंगे और लिखते हैं कि इसका मेन काम क्या है। द पेवमेंट लोड, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बॉटम पे है तो सबसे स्ट्रांग इसी को होना पड़ेगा, सारा का सारा लोड ऊपर से लेकर नीचे तक इसी में ट्रांसफर होगा इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो लिखते हैं द पेवमेंट लोड is ultimately taken by soil subgrade. Hence, in no case it should be ओवर स्ट्रेस्ड। हमारा हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ में कि हमारा सब ग्रेड खराब ना हो, क्योंकि सारा के सारा अल्टीमेटली चीज़ें उसी पर आनी है। इट शुड हम हेंस इन नो केस इट शुड बी ओवर स्ट्रेस्ड। एंड एक और पॉइंट आएगा, 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल सबग्रेड, 50 centimeter layer of soil subgrade should be well compacted, should be well compacted, should be well compacted at optimum moisture content. Optimum moisture content मतलब OMC. 50 centimeter layer of soil subgrade should be well compacted at optimum moisture content. जिन्होंने soil पढ़ा हुआ है वो आइडिया लगा सकते हैं ये चीज़ क्या होती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कब होता है, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे आपको गामा टी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, वो कब। आप सब ने ये चीज़ पढ़ी होगी अगर आपने सॉइल कभी पढ़ा है। तो पहला पॉइंट सॉइल सबग्रेड का, द पेमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय द सॉइल सबग्रेड, हेंस इन नो केस इट शुड बी ओवर स्ट्रेस्ड, एंड 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल शुड बी वेल कॉम्पैक्टेड एट OMC। नेक्स्ट, कॉमनली जो स्ट्रेंथ टेस्ट किए जाते हैं सॉइल सबग्रेड को चेक करने के लिए, वो जो हम सब पढ़ेंगे वो कौन से होंगे उनके बारे में लिखेंगे। कॉमन स्ट्रेंथ टेस्ट यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सॉइल सबग्रेड्स। उसमें एक आ गया, एक लिखते हैं सबसे पहले CBR टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, आज डिस्कस करेंगे। एक आ गया हमारा कैलिफोर्निया,
resistance value test, number third triaxial compression test, number 4 plate bearing test. ये 4 टेस्ट हैं जो हम इसमें यूज करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड का काम क्या होता है वो आपको पता चल गया। अल्टीमेट एक ऐसी सॉइल बना के रखनी है वहां पर हमें ताकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ले सके। और क्या चीज़ें यहाँ से समझ आती हैं इस पॉइंट, मतलब और कैसा होना चाहिए सॉइल सबग्रेड हमारा, किस टाइप का होना चाहिए। वेल कॉम्पैक्टेड हो गया, मतलब ज़्यादा कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए जो कभी ना कभी आपके आंसर राइटिंग में भी काम आ जाते हैं। तो जैसे मैं कुछ 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ। हम लिख सकते हैं कि जो जिस भी मटेरियल की हमारी जो सबग्रेड होगा सॉइल सबग्रेड का, इट शुड बी स्टेबल, वो मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। इजी टू कॉम्पैक्ट, इजी टू कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, आप ध्यान रखना इस चीज का। इसको किस तरह से जब भी आपने इसको रिवाइज करना है पहले याद रखना अल्टीमेट लोड टेकन बाय द सॉइल सबग्रेड। किसी भी सिचुएशन में इट शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड। कुछ 50 सेंटीमीटर ऑफ द लेयर शुड बी वेल कॉम्पैक्टेड। कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे वो आज डिस्कस करेंगे। एंड सॉइल जो भी यूज करें इट शुड बी स्टेबल, इनकम्प्रेसिबल, प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करे, इजी टू कॉम्पैक्ट। ये कुछ फीचर्स थे हमारे सॉइल सबग्रेड के। अब बात करते हैं जो उसके ऊपर आते हैं, ऊपर के 2 लेयर्स के बारे में बात करते हैं। एक आ गया बेस कोर्स और एक आ गया सब बेस। लिखते हैं इसके बारे में, बेस कोर्स एंड सब बेस के बारे में। पहला पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है आपको पता होना चाहिए, ब्रोकन स्टोन्स। जितना भी ये चीजें आएंगी अब सब इसमें डाल देंगे हम। ब्रोकन कंपोज्ड ऑफ ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स, it is desirable to use, it is desirable to use smaller size graded aggregates। काफी टर्म्स ये सॉइल की हैं बट सॉइल की ही बात हो रही है अभी क्योंकि नीचे सॉइल से ही स्टार्ट किया है। स्मॉलर साइज ग्रेडेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट बेस कोर्स एंड सब बेस used under flexible pavement, used under flexible pavement primarily is to improve load supporting capacity। पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। सब बेस एंड बेस कोर्स के बारे में बात की। इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है, ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स का। इट इज डिजायरेबल टू यूज स्मॉल साइज ग्रेडेड एग्रीगेट्स। बेस कोर्स और सब बेस कोर्स जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज करेंगे उनका मेन मोटो प्राइमरी वो क्या होना चाहिए ताकि इंप्रूव करे लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी। आगे लिखते हैं इसके बारे में। वेयर कोर्स से पहले यहीं पे लिख लेते हैं। बेस कोर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस कोर्स यूज्ड in
पहले फ्लेक्सिबल की बात की थी, अब रिजिड की बात करेंगे। रिजिड पेवमेंट्स फॉर नंबर 1 प्रिवेंटिंग पंपिंग वाली प्रॉब्लम ना आए, जो हमने पहले डिस्कस की, प्रिवेंटिंग पंपिंग। सेकेंड, प्रोटेक्टिंग the subgrade against frost action। ये पॉइंट लिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, द बेस कोर्स यूज्ड इन द रिजिड पेमेंट इज फॉर, पहला था प्रिवेंटिंग पंपिंग। ये तो कॉमन ऐसे गेस भी हो सकता है कि चलो पंपिंग हो सकता है ये पॉइंट, और दूसरा स्टेटमेंट था अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, ये लोग गेस नहीं कर पाए, और तीसरा ऑप्शन था ए एन सी करेक्ट। तो इसके दोनों ऑप्शन ये करेक्ट बनते हैं, तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। तो हमने अब बात की बेस कोर्स के बारे में। फ्लेक्सिबल में उसका रोल क्या है, एक तो वो ब्रोकन स्टोन्स डालते हैं वहां पर, एग्रीगेट अच्छे फाइन एग्रीगेट्स होने चाहिए वो। उसके बाद हमने बात की कि रिजिड में केस में वो मेन काम क्या कर रहे हैं कि वो पंपिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं और फ्रॉस्ट एक्शन से बचा रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत ही बेसिक चीज है। आगे चलते हैं तीसरी चीज की ओर, दैट इज वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स की बात करें, हम अगर चाहेंगे कि जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो उसमें स्मूथ क्वालिटी मिले, तो वो सब वेयरिंग कोर्स के बारे में बात होगी, मतलब वेयर एंड टेयर का कंट्रोल ये देखेगा। तो लिखते हैं इसके बारे में, इट्स पर्पस ऑफ दिस कोर्स is to give smooth riding surface. It resists pressure exerted by tires and take up all wear and tear due to traffic. नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ वेयरिंग कोर्स, ये जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, स्टेबिलिटी ऑफ वेयरिंग कोर्स is estimated by, इसे मार्क कर लेना, by Marshall स्टेबिलिटी टेस्ट। ये आप पढ़ोगे, लास्ट में आएगा ये मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी ऑफ वेयरिंग कोर्स इज एस्टिमेटेड बाय मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इस टेस्ट का मतलब पता होना चाहिए, पढ़ेंगे जब तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। नेक्स्ट, एक और चीज लिखेंगे, नोट करो कि नीचे लिखोगे आप, एक नोट आएगा, ये ईएस में क्वेश्चन आ चुका है, प्लेट बेयरिंग टेस्ट and Benkelman's test are also sometimes made use for evaluating wearing course
एंड पेवमेंट। ये दोनों टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे हम, प्लेट बेयरिंग टेस्ट भी और वेंकलमैन टेस्ट भी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में आया था, वेंकलमैन टेस्ट के बारे में आया था। इसको भी यूज़ किया जा सकता है वेयरिंग कोर्स पेमेंट्स के बारे में इवेल्युएट करने के लिए काम आ सकता है। ये दोनों टेस्ट आएंगे, जब ऑर्डर में चलेगा तो आपको मिल जाएगा ये टेस्ट भी। तो हमने वेयरिंग कोर्स के बारे में बात की, हमने इससे पहले बेस कोर्स के बारे में बात की, उससे पहले हमने सबग्रेड के बारे में बात की। तो किस किस तरह से क्या क्या रोल सबका है वो आपने देख लिया। एक बार रिवाइज करेंगे इन द एंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेथड्स ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। बीच में मैंने कोई चीज़ें स्किप की हैं वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप कोई मेथड्स वगैरह ये सब डिस्कस कर लें, उसके बाद हम उस चीज़ पे आएंगे। मेथड्स ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। मेथड ऑफ पेमेंट डिज़ाइन की अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरह के मेथड्स बोले जाते हैं। एक एम्पेरिकल मेथड, एम्पेरिकल मेथड के बाद सेमी एम्पेरिकल और सेमी थ्योरेटिकल मेथड, और एक कंप्लीट थ्योरेटिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड कौन सा हुआ, बस आपको नाम पता होना चाहिए इनके ना। ये सारे जो टेस्ट आएंगे वो सब हम यहाँ पे करेंगे। एम्पेरिकल मेथड कौन सा होगा वो देखेंगे, सेमी एम्पेरिकल या सेमी थ्योरेटिकल मेथड कौन सा होगा, और कंप्लीट थ्योरेटिकल मेथड कौन सा होगा। ये आ गया हमारे मेथड्स ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। तो देखते हैं इनके बारे में एक बार। सबसे पहले लिखेंगे एम्पेरिकल मेथड के अंदर कौन से टेस्ट आएंगे और ये क्या चीज को कवर करता है। बेस्ड ऑन, दे आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, they are based on physical properties and strength parameter of soil subgrade। मतलब एम्पेरिकल मेथड में जो टेस्ट आएंगे उनका वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल सबग्रेड। ये इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कौन से टेस्ट आ जाएंगे, एक आएगा ग्रुप इंडेक्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, हाईवे में भी पढ़ोगे आप, बीएमसी कंक्रीट वहाँ पर भी आएगा ये चीज़, आप इसको सॉइल में भी पढ़ोगे। ग्रुप इंडेक्स टेस्ट मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड। नंबर 2 CBR मेथड। नंबर 3 स्टेबिलोमीटर, ये जो हमने पीछे लिखा था कोहेजोमीटर मेथड, ये वही चीज है, स्टेबिलोमीटर मेथड। एमसीलेट मेथड, ये सब मेथड्स एम्पेरिकल टेक्निक के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सेमी इंपेरिकल या सेमी थ्योरेटिकल में क्या चीज देखी जाती है। इसमें अगर बात करें तो इसमें देखा जाएगा दीज मेथड आर बेस्ड ऑन, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन। They are based on stress strain function and experience। इसके अंदर कौन सा टेस्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल मेथड के बारे में। These are based on mathematical calculations। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्मिस्टर मेथड। इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक लेयर थ्योरी, वो आगे पढ़ेंगे, आप बस ये नोट करेंगे। तो मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन मैंने आपको बताया कौन से मेथड्स आ गए। एम्पेरिकल मेथड, उसके अंदर ग्रुप इंडेक्स आ गया, CBR आ गया, स्टेबिलोमीटर आ गया, एमसीलेट मेथड आ गया। सेमी इंपेरिकल में क्या क्या आ गया, जो बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन और एक्सपीरियंस के ऊपर।
एंड थ्योरेटिकल में क्या आ गया जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पे, दैट इज बर्नस्टर। पहला टेस्ट पढ़ते हैं, दैट इज ग्रुप इंडेक्स टेस्ट। ग्रुप इंडेक्स टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप इंडेक्स टेस्ट में ऑब्वियसली हमने भी देखा कि ये एक एम्पेरिकल मेथड के अंडर आ रहा है। ग्रुप इंडेक्स मेथड वेरी इजी और एक बेसिक सा फॉर्मूला है इसका जो हमें पता होना चाहिए टू कैलकुलेट द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। इट इज आर्बिट्ररी इंडेक्स assigned to the soil type, in numerical equation। एक न्यूमेरिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने एक इंडेक्स बनाया है which is based on परसेंट फाइन्स टर्म सॉइल वाले समझ सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ा होगा कितना परसेंट फाइन है। अगर आप किसी को सीव एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें पता चल जाता है इतना सीव के ऊपर आ रहा है, इतना सीव से नीचे जा रहा है, तो कितना परसेंट फाइन है वो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं। परसेंटेज फाइन्स कॉमा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। एक इंडेक्स है जो सॉइल एक न्यूमेरिकल इक्वेशन देता है हमें, जो बताता है किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज फाइन्स पे, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो वहां से एक फॉर्मूला डेवलप, मैं रेंज बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डेट हमारा जी आई इज इक्वल टू 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। इसको याद करने के लिए एक हिंट मैं आपको देता हूं, आपने ये ट्रिक यूज करनी है। आपको देखना है कि आप ए बी और सी डी यूज कर रहे हो, ऑल्टरनेट टर्म्स पकड़नी है, ए के साथ सी और बी के साथ डी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगी आपको। 0.2 ए प्लस 0.005 ए के साथ क्या आएगा सी, 0.01 बी के साथ क्या आएगा डी। अब बात करते हैं ये ए क्या है, ये बी क्या है और सी और डी ये टर्म्स क्या हैं। ए यहाँ पर परसेंटेज फाइन -35, जो परसेंटेज फाइन क्वेश्चन में दिए होंगे कि इतना परसेंट फाइन पार्टिकल्स हैं, उसमें से जितना परसेंटेज दिया होगा उसमें 35 माइनस करना है। बट एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। इन केस ये वैल्यू मेरी 40 से बड़ी आती है तो मैं 40 ही आंसर लिखूंगा ए की वैल्यू का। ठीक है, मतलब ये मेरी जो वैल्यू है ये 0 से 40 तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। बी की बात करते हैं, दैट इज परसेंटेज फाइन्स -15, और इन केस ये वैल्यू मेरी कभी भी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 to 40। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट लिखते हैं सी के बारे में। सी के बारे में लिखा जाएगा दैट इज WL -40। WL -40 जब लिखेंगे एंड दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 20। WL स्टैंड फॉर लिक्विड लिमिट, ये अभी हमने ऊपर लिखा लिक्विड लिमिट। डी लिखेंगे IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10 एंड दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20, इसकी लिमिट भी क्या बन जाएगी 0 to 20। ये कुछ वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है अपनी ग्रुप इंडेक्स को सॉल्व करते हुए। ये सब क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, एक एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ कि ग्रुप इंडेक्स की जो वैल्यू होगी इट लाइज बिटवीन 0 to 20, जो इसकी रेंज रहेगी वो 0 to 20 के बीच में रहेगी। ग्रुप इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 to 20। 0 to 20 के बीच में जब ये लाइक करेगा तो आपको ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब क्या है, अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 20 आ रही है तो उसका मतलब क्या है, और वो चीज़ भी अभी लिखेंगे। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ WL के बारे में। WL का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर WL का मतलब हो गया लिक्विड लिमिट, IP का मतलब हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे, क्वेश्चन की फॉर्म है, उसके बाद वहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। पहले यहाँ नोट लिख लो एक,
higher is the value of GI, higher is the value of GI, weaker is the soil subgrade, weaker is the soil subgrade, hence greater thickness of pavement required। अगर सॉइल होता सब्जेक्ट तो यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो जाती, यहाँ पर खत्म हो जाती। अब समझते हैं थोड़ा इसको ब्रीफ में, ये चीज़ क्या कह रही है। सपोज आपने एक रोड बनानी है और रोड के नीचे जो पेमेंट के नीचे आपने लेयर्स बनानी है, उसमें आपने जब सबग्रेड बनाना है तो आप सॉइल चूज करोगे किसी साइड से, वो सॉइल लेके आए, आपने उस सॉइल का ग्रुप इंडेक्स वैल्यू निकाली और चेक किया, अगर आपकी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, हायर इज द वैल्यू ऑफ GI, समझ आना, वीकर इज द ग्रुप इंडेक्स। तो किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा वैल्यू डालेंगे, ज़्यादा हाइट रखेंगे उसकी। मतलब नॉर्मली अगर सपोज कोई चीज़ तीन लेयर में काम हो रहा था, कोई ऐसा मटेरियल था हमारे पास जो 3 लेयर में वो स्ट्रेंथ दे रहा था, वीकर पार्ट वही स्ट्रेंथ आपको 10 लेयर में देगा। तो वो चीज़ वो बोल रहा है, हायर इज द वैल्यू ऑफ GI, वीकर इज द सॉइल सबग्रेड, हेंस ग्रेटर थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड, उतनी ज़्यादा थिकनेस हमें लेनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम देखते हैं और वहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक अच्छा प्रॉब्लम उठाया मैंने ये, ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए। देखो एक एनालिसिस बोला है, अ सॉइल पोर्शन पासिंग 0.075 mm सीव, उसका परसेंटेज दिया हुआ कितना, मतलब आपको P की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 60%। सबसे पहले निकालते हैं ए क्या होता है, P में से क्या माइनस करना है, जस्ट अभी लिखा हमने, क्या लिखेंगे, P माइनस 35। P मेरे पास 60 माइनस 35, आंसर इज 25। क्या ये 40 से छोटा है, तो मतलब ये एक्सेप्टेड। बी, P माइनस क्या लिखते हैं हम, 15, P 60 माइनस 15, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 45। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज ये वैल्यू 40 से बड़ा है। इनकेस अगर ये वैल्यू 40 से बड़ी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, 40 ही एक्सेप्ट करेंगे। सी में क्या बोला हमने, लिक्विड लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट में से क्या माइनस करेंगे, 40। लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस 40, ये वैल्यू कितनी आ रही, 5, एक्सेप्टेड। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, IP माइनस, IP में से क्या माइनस करना है, 10। IP की वैल्यू कितनी दी है, IP की वैल्यू नहीं दी हुई है, और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने सॉइल पढ़ी है तो IP किसके बराबर है, WL में से WP माइनस करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट कितनी थी, 45, प्लास्टिक लिमिट कितनी थी, 23, तो वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो 22 माइनस 10 करेंगे तो आंसर कितना आता है, 12। ये भी एक्सेप्टेड, क्योंकि वो भी 0 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास अपनी इक्वेशन क्या है, हमारे पास GI की इक्वेशन क्या है, GI इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 25, प्लस 0.00 प्लस क्या था, 0.005, ए कितना है, 25, सी कितना है, 5, प्लस 0.01, बी कितना है, 40 एक्सेप्ट करेंगे, इंटू डी कितना है, 12। इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है 10.425 वैल्यू ग्रुप इंडेक्स की। आप चेक कर लेना एक बार सॉल्व करके, 10.425 वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके। अगर ये सॉइल होता तो शायद यहीं तक क्वेश्चन होता, बट हम पढ़ रहे हैं इसको हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने एक सॉइल सिलेक्ट करनी है, अब मेरे पास GI की वैल्यू आ गई। अब मेरे को एक क्वेश्चन में एक टेबल प्रोवाइड किया गया था, टेबल ये दे के रखा था, और टेबल में क्या दिया है कि अगर GI की वैल्यू 5 है तो हम थिकनेस कितनी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्या निकाल के देना है, मुझे ग्रुप इंडेक्स निकालना है और साथ में बताना है पेमेंट की थिकनेस कितनी हो। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से मिल गया GI की वैल्यू दैट इज 10.425, और यहाँ पे तो डायरेक्ट 10 की वैल्यू 43 है। तो मुझे इस सिचुएशन में जब भी आप फंस जाओ तो आपको समझना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, 10 और 15 के। तो इंटरपोलेट करते हैं इस टर्म को, और इंटरपोलेशन आपको आनी भी चाहिए। एक बार देख लो, पहले आपको देखना है कि यार आपकी वैल्यू जो आई है GI की वो 10 से बड़ी है, मतलब वो कहीं इधर लाई कर रही है।
मतलब वो 43, ऑब्वियसली वो थिकनेस 43 से बड़ी होगी, या तो आप ऐसे चलो 43 प्लस, या आप यहाँ से चलो 48 माइनस, दोनों तरफ से आप अप्रोच कर सकते हो। 48 माइनस 43 डिवाइडेड बाय बॉटम में क्या आएगा 15 माइनस 10 इंटू 10.425 माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 43.50 सेंटीमीटर। आई होप आपको इंटरप्रिटेशन समझ आए। इतनी थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर मैं अपना GI की वैल्यू 10.425 प्रोवाइड करूँगा। क्लियर? दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले को एक बार जरूर देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो की तरफ। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो स्टार्ट करने से पहले अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था जब इंपेरिकल में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि हमने अभी जस्ट एक टॉपिक खत्म किया इंपेरिकल फॉर्मूले का, दैट इज ग्रुप इंडेक्स। दूसरा है यहाँ पर CBR मेथड, अब उसके बारे में बात करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये स्ट्रेंथ पे काम करता है और बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं इसके लिए, CBR मेथड के लिए आपको पता होने चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन of subgrade strength of the roads and the pavements. The results obtained by these tests are used with the empirical curves, ये जो curves आपके सामने, to determine the thickness of the pavement and its component layers. आप सबने CBR टेस्ट शायद लैब में परफॉर्म भी किया होगा। हम इसका वो पार्ट यूज कर रहे हैं जो हमें अभी हाईवे के लिए चाहिए, ठीक है। CBR वैल्यू इज यूज एज ए इंडेक्स ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ एंड बेरिंग कैपेसिटी। IRC has standardized guidelines for the design of flexible pavement based on the IRC 37 on CBR test. CBR test can be conducted on both subgrades and granular subbase materials. तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, जो पहले भी डिस्कस किया था कि सबग्रेड स्ट्रेंथ के बारे में काम करता है। ये जो टेस्ट होते हैं इंपेरिकल, इस कर्व की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोगों का क्या काम है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट में। हम लोगों को क्या क्या चीज़ें, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। इस टाइप का कुछ सेटअप होता है, आपने देखा होगा, मोल्ड कटाया आ गया, ये चीज़ें आपने, अगर आपने कभी भी परफॉर्म किया होगा तो आपको ये इमेजिनेशन दिख सकती है कि ये ऐसी कोई चीज़ होती है, इसमें सॉइल डालते हैं, एक सोक सैंपल होता है, उसको रखते हैं और ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है, तो इस तरह से एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास थी और इसमें आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम जो यूज़ करेंगे वो 2 पेनिट्रेशंस की वैल्यू को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, एक 2.5, एक 5 mm। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत वास्ट है, बट आपको जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आना है वो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर आपको वो फंडा पता होगा आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें वही चीज़ करनी है जिससे हमारा पार्ट निकल जाए। तो आपको यहाँ पर 2 पेनिट्रेशन पता होने चाहिए, एक 2.5 mm पेनिट्रेशन, एक 5 mm पेनिट्रेशन। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ से लोड्स मिल रहे होंगे आपको एज पर द गिवन क्वेश्चन, वो हमने यूज करके एक फॉर्मूला डेवलप करना है, ठीक है। तो बात करते हैं उसी के बारे में आगे। यहां लिखते हैं, सबसे पहली चीज आप लिखोगे जो हम यूज करने वाले हैं, CBR परसेंटेज इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इस चीज को, या तो आप इसको लोड की फॉर्म में लिखो, या अगर लोड नहीं गिवन तो आप स्ट्रेस की फॉर्म में लिखो। Load / stress on a soil at 2.5 mm, या अगर 2.5 नहीं है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया 5 mm पेनिट्रेशन, होल डिवाइडेड बाय, या तो अगर ऊपर लोड दिया होगा तो आपको नीचे भी लोड लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय स्ट्रेस ऑन स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स, जिनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स एट सेम पेनिट्रेशन। समझना इस चीज को ध्यान से, मतलब कुछ इस तरह से फॉर्मूला, CBR एक बार 2.5 mm के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करोगे, जो भी लोड की वैल्यू दी होगी, सपोज ये लोड P ले रहा हूं मैं, अपॉन स्टैंडर्ड वाला जो P होगा,
इंटू 100। एक बार मैं CBR की वैल्यू लूंगा 5 के लिए। इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में जो डेफिनेटली करेंगे, इंटू 100। इन दोनों में से जिसकी हायर वैल्यू आएगी उसको हम चूज कर लेंगे अपने CBR के वैल्यू के लिए। समझना इस चीज को। तो मैंने CBR परसेंटेज का फॉर्मूला जस्ट लिखा अभी, लोड या स्ट्रेस जो भी दोनों में से जो भी गिवन होगा वो लेके ऑन सॉइल एट 2.5 भी हो सकता है, 5 mm भी हो सकता है, एंड डिवाइडेड बाय लोड या स्ट्रेस ऑन स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स एट सेम पेनिट्रेशन। अगर ऊपर 2.5 की बात हो रही तो नीचे भी 2.5 लेना है। तो ये स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स के लिए कितना लोड लेना है और या कितना स्ट्रेस लेना है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं यहां पर अभी मेंशन कर देता हूं। यहां पर लिखते हैं पेनिट्रेशन, यहां पे लिख देते हैं हम स्टैंडर्ड लोड, यहां लिख देते हैं हम स्टैंडर्ड स्ट्रेस। 2.5 mm और लोड में आ जाएगा 1370 kg। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप 2.5 की बात कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में वो नहीं देगा, आपको यहाँ पर 1350 यूज करना और ये वाला क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। सिमिलरली अच्छा स्ट्रेस के बारे में बात, पहले इसके लिए लिख देते हैं 5.0 mm के लिए 1350 इसका था, इसका आएगा 2055 kg। स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होने चाहिए। अब स्ट्रेस की बात कर तो ये आ जाएगा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी, देखने में लग रहा होगा बट ये बहुत इजी चीज है। इन दोनों में से एक चीज यूज होगी, या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आया हो। ये वैल्यू, अब ये वाली कहाँ यूज करूंगा मैं, अगर लोड यहाँ पर 2055, सेम अगर ये लोड की जगह स्ट्रेसेस की बात करेगा तो मैं 2.5 वाले में 70 यूज करूंगा और 5 वाले में 105 यूज करूंगा। ये टेबल बना लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। क्लियर? आगे लिखते हैं अगले टेस्ट से पहले यहां पर एक फॉर्मूला। तो ये मैंने बात की थी CBR परसेंटेज निकालने की, ठीक है, जो मैक्सिमम 90% चांस है अगर CBR से क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा आपको, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसा क्वेश्चन था वो CBR परसेंटेज निकालने। बट मेन चीज की अगर बात करें, जैसे हमने ग्रुप इंडेक्स में बात की तो आपने ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकाली, जैसे इसमें मैंने CBR की निकाली, उसमें ग्रुप इंडेक्स निकाला। ग्रुप इंडेक्स को निकाल के मैंने एक टेबल से इंटरपोलेट करके थिकनेस निकाली, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, थिकनेस ऑफ द पेमेंट सबग्रेड जो भी चीज होगी। अब इसमें अगर CBR यूज करके मुझे थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो वो एक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन एग्जाम्स में कैल्सी अलाउड नहीं होगा वहां पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एंड जिन एग्जाम में कैल्सी अलाउड होता है लाइक गेट, वहां पर आप चांसेस लेके चलो इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है और वो भी 2 मार्क का। तो यहां लिखते हैं बेस्ड ऑन CBR वैल्यू, बेस्ड ऑन CBR वैल्यू थिकनेस T इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1.75 P अपॉन CBR। ये CBR कौन सा होगा, जो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, माइनस P अपॉन स्मॉल p पाई की पावर 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। ये P क्या है ये भी लिखूंगा मैं, ये स्मॉल p क्या है ये भी लिखेंगे। कैपिटल P लोड होता है, व्हील लोड। व्हील लोड वाला टॉपिक मैंने आज डिस्कस नहीं किया है, वो मैंने एक अलग वीडियो बनाएंगे उस पर। स्मॉल p क्या होगा, प्रेशर, वो भी लिखेंगे। और पाई आपको पता है, CBR अभी जस्ट डिस्कस किया। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको CBR की हेल्प से थिकनेस निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कुछ टर्म्स। थिकनेस जो आपको यहाँ से मिलेगी वो थिकनेस आपको इन सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। थिकनेस जो हमें यहाँ से मिलेगी दैट थिकनेस विल बी इन सेंटीमीटर। ये जो कैपिटल P है हमारे पास दैट इज व्हील लोड, ये व्हील लोड है, और ये व्हील लोड किस में, ये kg में। स्मॉल p हमारे पास क्या है, स्मॉल p इज द टायर प्रेशर। टायर प्रेशर, जो टायर प्रेशर सॉइल पे लग रहा होगा, इसकी वैल्यू kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और CBR की वैल्यू तो आप निकालोगे पीछे, वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो वो सब वैल्यूज को यूज करके हम यहाँ से थिकनेस निकाल सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको ये बताया, ये चीज एक बताई,
इसका भी एक आगे का पार्ट है मॉडिफाइड सीबीआर वैल्यूज, जिसमें वो वैल्यूज को यूज करके हम ये बता सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हीकल्स कितने चलने चाहिए, वो सब चीज़ें हैं, वो भी एक टॉपिक बनेगा। और अभी मैं आपको सिर्फ टेस्ट, आज के लेक्चर में सिर्फ टेस्ट खत्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सीबीआर की बात की। अब हम बात करते हैं तीसरे टेस्ट के बारे में, दैट इज कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। ठीक है, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड को एक और नाम से बोल सकते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं, ये टर्म भी आपको मिल सकती है वहां पर। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, जब आप ये स्लाइड्स देख रहे होंगे तो आपको शायद लगेगा यार फॉर्मूलाज टफ हैं, बट ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूलाज सिर्फ पता होने चाहिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज हैं वो उन पे न्यूमेरिकल से गेट एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब वैल्यूज दी जाती हैं, आपको बस आंसर निकालना होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, एक आ गया हमारा स्टेबिलोमीटर जो मैंने पहले भी लिखा था, आर वैल्यू, और एक आ गया हमारा यहाँ पर कोहेजनोमीटर सी वैल्यू। आपको कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं जिनमें ये नाम लिखे जाते हैं, कोहेजनोमीटर सी वैल्यू या स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू, इन पे बेस्ड है। ये दोनों एक तरह से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, आपको आराम से इस चीज़ दिख जाएगी, और ये अपनी अपनी वैल्यूज़ देते हैं हमें, और इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है ये कैसे आती हैं वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें थिकनेस ऑफ द सॉइल निकाल सकते हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिव है, जिसपे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसको यूज़ करके हमारा एक फॉर्मूला बनता है थिकनेस का, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, और ये थिकनेस भी सेंटीमीटर में, फॉर्मूला देखना, के टी आई, और मैं रिपीट करूंगा, पहले लिख लेते हैं, 90 माइनस आर होल डिवाइडेड बाय सी, कोहेजन मीटर वैल्यू वाला सी की पावर 1/5 1/5 लिख देना इसको यहाँ पर 1/5। ये फॉर्मूला, आई रिपीट, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको कुछ और चीज़ इस फॉर्मूले से याद करनी है, और उसकी मैं गारंटी लेता हूँ अगर क्वेश्चन आया तो वही आएगा, ये पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं आता कभी। हियर के मीन्स न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 0.166 है, याद करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, टी आई का मतलब हो गया यहाँ पर ट्रैफिक इंडेक्स, ट्रैफिक इंडेक्स जिसका अपना फॉर्मूला है, ट्रैफिक इंडेक्स। आर स्टैंड्स फॉर, आपको मैंने बताया ऊपर, स्टेबिलोमीटर, एंड सी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर कोहेजनोमीटर वैल्यू। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बस आइडिया होना चाहिए। बट इसमें से क्या चीज़ आएगी, अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया, कैसा क्वेश्चन बनता है कि मुझे थिकनेस निकाल के दो, या मुझे कोहेजन मीटर की वैल्यू बताओ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो वहाँ पर ये चीज़ हम कैसे हेल्प करेंगे। तो मैं एक नोट यहाँ लिख रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज कोई थिकनेस आपको T1 दी गई है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोहेजन मीटर की वैल्यू है वो C1 है, और ये जो थिकनेस है ये इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू एक कोई अनदर थिकनेस T2 जिसकी अपनी जो कोहेजोमीटर की वैल्यू C2 है। तो अगर ये वैल्यूज आपको दिए जाए तो हम एक फॉर्मूला यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिनको मैं अभी लाइन डाल रहा हूँ, ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, C2/C1, क्योंकि आप देख सकते हो इनका यहाँ पर कैसा रिलेशन था, इनवर्सली, तो T1 यहाँ पर तो C1 यहाँ पर होगा 1/5। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन का है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही कम है। आया भी तो ये विदाउट कैलकुलस सॉल्व ही नहीं होगा, इसको रहने देना, ये मेन चीज़ है करने वाली। T1 अगर T1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इक्विवेलेंट कोहेजन मीटर C वैल्यू है, दैट इज C1, और उसी के इक्विवेलेंट अगर कोई थिकनेस है, कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, कि अगर सपोज कोई 3 लेयर की थिकनेस है, वो जो स्ट्रेंथ संभाल रही है, वो जो वेट संभाल रही है, वो हो गया एक। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा मटेरियल लूँ जो मटेरियल उसके कॉरस्पॉन्डिंग वीक है बट वो उतनी स्ट्रेंथ संभाले,
तो मुझे वो मटेरियल ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं एक सिंपल भाषा में अगर आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ देखो, सपोज मुझे 15 kg का वेट बनाना है, तो मेरे पास 5 kg की 3 प्लेट्स पड़ी थी, तो ये भी 15 हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक जगह पर 2 kgs की प्लेट्स पड़ी हैं, तो मुझे 2 से अगर 3 ले लेते हैं, 3 या 3, तो नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई। मतलब यही चीज़ आ गया, आपको ऐसे समझना है, किसी जगह पर आपको थोड़ी थिकनेस में ज़्यादा काम हो जाएगा और किसी जगह पर आपको उसी बराबर का काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ आपको लगता है वीक है, अगर कोई स्ट्रांग है, वो थोड़े में वो चीज़ कर लेगा। जस्ट लाइक एक हम जैसे रीजनिंग में बात करते हैं कि अगर स्ट्रांग पर्सन आपका एक काम 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा इंसान वही काम को 2 दिन ले रहा है, लेकिन वो भी काम कंप्लीट कर रहा है, तो सेम वही चीज़ ऐसे बात कर रहे हैं कि ये चीज़ हम इससे रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो कि जितनी स्ट्रांग चीज़ होगी, जितनी स्ट्रेंथ बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी सॉइल की, उसकी लेयर थिकनेस कम हो जाएगी, तो संभाल सकता है। बट अगर हम चाहते हैं सेम लेवल की ये भी स्ट्रेंथ संभाले, तो वो कोई वीकर सेक्शन है तो वो उसको लेयर बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो वहाँ से यूज़ करके ये फॉर्मूला आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एक अच्छी एग्जाम्पल लिया मैंने ये भी, स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट सी वैल्यू ऑफ द 3 लेयर पेमेंट हैविंग इंडिविजुअल मटेरियल शोन बिलो। जैसे बिटुमिन लेयर दिया हुआ, आपको उसकी थिकनेस दी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी सी वैल्यू दी है। सीमेंट ट्रीटेड बेस दिया है, उसकी थिकनेस दी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी सी वैल्यू दी है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल दिया है, उसकी थिकनेस दी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी सी वैल्यू दी है। ये सब चीजें आपको देखे रखी है और आपको बोला जा रहा है कि मुझे क्या निकाल के दो, एक इक्विवेलेंट सी वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, इक्विवेलेंट सी वैल्यू हमें निकालनी है। जो देखते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सी वैल्यू हमें निकालनी है। अब मेरे पास तो 3 लेयर हैं, तीनों का इक्विवेलेंट कैसे बनाए, एक ट्रिक में, एक प्रोसेस मैं आपके सामने करूंगा और बाकी के एक जो प्रोसेसेस हैं वो आप ट्राई करना खुद करने की, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन गेट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, समझना इस चीज को ध्यान से। अलग अलग थिकनेस थी, मतलब ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। मानो एक ये थिकनेस थी जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स की थी, ये जो थिकनेस थी मान लो वो थी सीमेंट ट्रीटेड बेस की थी, ये जो थिकनेस थी ये थी मेरे पास बिटुमिनस लेयर की थी। सबका अपना अपना थिकनेस है और सबका अपना अपना सी वैल्यू है। मुझे एक इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब अगर मुझे इन तीनों को एक सिंगल लेयर से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये अभी संभाल रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ, तो वो सिंगल लेयर जो होगी उसका कितना सी इक्विवेलेंट होगा। इन तीनों का अपना अपना सी इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मुझे एक इनको रिप्लेस करने के ऐसे सिंगल मटेरियल से जिसका एक अपना सी इक्विवेलेंट हो। इस तरह से समझने की कोशिश करो। तो जब भी ऐसे अलग अलग लेयर्स आपको दी जाए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट 3 में से 2 लेयर्स को भी उठा लो आप, उन दोनों को तीसरे में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैं सीमेंट ट्रीटेड को बिटुमिन में कन्वर्ट कर दूं, मैं वेल ग्रेडेड को बिटुमिन में कन्वर्ट कर दूं, तो मतलब जब मैं उसको भी दोनों को कर दूंगा, सेकेंड एंड थर्ड वाले मटेरियल्स को फर्स्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो तीनों मटेरियल मेरे बिटुमिन में हो जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस मिल जाएंगे मेरे को। समझना इस चीज को, मैं सबको एक ही लेयर में कन्वर्ट करता हूं और आपके सामने बाकी जो भी होंगे वो आप खुद करना। लेट अस कन्वर्ट all thicknesses in terms of cement base, मतलब मैं सीमेंट ट्रीटेड बेस में सबको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पहला स्टेप बिटुमिन को करते हैं, बिटुमिनस लेयर को करते हैं, बिटुमिनस लेयर को करते हैं। इसकी थिकनेस को मैंने मान लिया TB। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक इसी के बराबर, जैसे अभी मेरे आपको फिर से समझना ध्यान से, बिटुमिन लेयर की थिकनेस 12.5 है, मैं इसको और ये अपना काम कर रहा है, मैं चाहता हूं मैं इसकी जगह सीमेंट की बेस रखूं, तो वो थिकनेस देखनी पड़ेगी कि सेम वही काम करे जितना बिटुमिन कर रहा था, बट उसकी जगह मैं इस बिटुमिन की जगह सीमेंट रखना चाहता हूं, तो कितना सीमेंट लगेगा, कम लगेगा ज्यादा, वो डिपेंड देखते हैं अब। तो बिटुमिन लेयर TB, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो TC निकालना है वो मुझे नहीं पता कितने। ठीक है,
टीबी की वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू मुझे पता है वो 62 है, और कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू वो भी मुझे पता है वो 180 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर मैं टीबी ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे मैं टीसी लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सी अपॉन सी बी की पावर 1/5। वैल्यूज पुट करते हैं। टीबी की वैल्यू मेरे पास है, टीबी की वैल्यू कितनी है 12.5 डिवाइडेड बाय टीसी को टीसी रखते हैं, ब्रैकेट सीसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 180 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर 1/5। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 10.10 सेंटीमीटर किसकी, टीसी की। आप सॉल्व करके देखना। ये मैंने क्या किया, मैंने बिटुमेन लेयर को कन्वर्ट किया टीसी में। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं, स्टेटमेंट ये दे सकता हूँ कि जहां पर मैंने अपनी बिटुमेन की लेयर की थिकनेस 12.5 सेंटीमीटर की रखी हुई थी, अगर मैं चाहता हूं मैं उसको हटा के एक सीमेंट से रिप्लेस करूं, तो मुझे सीमेंट की लेयर कितनी रखनी पड़ेगी 10.10, तब जाके वो सेम वही काम करेगा जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, वही काम करेगा जो मेरा बिटुमेन कर रहा है। तो ये मेरे पास टीसी की वैल्यू आ गई जो मैंने बिटुमेन से कन्वर्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं। अब मैं कन्वर्ट करूंगा वेल ग्रेडेड को, क्योंकि मैंने तीनों को एक ही में कन्वर्ट करने का अब डिसीजन लिया सीमेंट में। तो सीमेंट में आप लोग ट्राई करना खुद, जब सॉल्व करोगे सीमेंट की जगह किसी और में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल आपको टी जी दे के रखा हुआ, दैट इज 20 सेंटीमीटर। टी सी आपको निकालने, टी जी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो सी दिया था दैट इज 25, और टीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपको पता है वो कितना था 180। फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, टीजी अगर मैं ऊपर रख रहा हूँ और टीसी अगर मैं नीचे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सी अपॉन सी जी की पावर 1/5। तो जब यहाँ से सॉल्व किया हमने, तो यहाँ से मेरी टी जी की वैल्यू 20 अपॉन टी सी इज इक्वल टू सी सी की वैल्यू कितनी है 180 डिवाइडेड बाय सी जी 25 की पावर 1/5। इसको सॉल्व करके यहाँ से टीसी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है 13.47 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर मैं पीछे चेक करूं, मतलब अगर मुझे एक वेल ग्रेडेड ग्रेवल हटा के, जो वेल ग्रेड अपना काम कर रहा था 20 सेंटीमीटर की थिकनेस के साथ, अगर मैं उसको हटा के मैं रिप्लेस करना चाहता हूं एक सीमेंट कंक्रीट से, तो मुझे कितनी लेयर डालनी पड़ेगी 13.47, तब जाके वो वैसा ही काम करेगा जो एक वेल ग्रेडेड कर रहा था। तो मैंने अब तीनों को कन्वर्ट कर रही हूँ, एक तो ऑलरेडी सीमेंट में था, तो इनके टोटल थिकनेस कितनी बन गई यहाँ से, टोटल थिकनेस मेरे पास जो आती है सीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद, एक आती है जब लिखी हुई 13.47, एक मेरे पास पहले आई थी 10.10, और एक मेरे पास ऑलरेडी थी पहले से, वो थी कितनी 25। ये तीनों को सम करके ये वैल्यूज देखते हैं कितनी बनती है हमारे पास, ये बनती है 48.57 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये वैल्यू आती है। और अब मुझे एक मेन चीज आपको सिखानी है, जो मेन आपको चीज पता होनी चाहिए। अब मुझे बोला क्या था, इक्विवेलेंट सी वैल्यू, मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया एक 48.57 की सीमेंट की लेयर के साथ। मतलब ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर पहले भी दिखाया आपको, वेल ग्रेडेड था नीचे, मान के चले थे हम, यहाँ पर हमने बोला कि सीमेंट कंक्रीट और ऊपर बोल दिया बिटुमेन है, इनकी अपनी अपनी लेयर्स थी। हमने इसको इक्विवेलेंटली कन्वर्ट किया एक ऐसी लेयर से जो पूरी की पूरी किससे रिप्लेस होगी, अच्छा लिख भी लेते हैं प्रॉपर। अगर इन तीनों का सम करते हैं, अगर इन तीनों का सम करते हैं तो ये कितना आएगा 20 20 45 45 प्लस ये 57.5। मतलब ये एक्चुअल में जो 57.5 सेंटीमीटर की जो चीज थी वो जो काम कर रही थी, वो अकेला ये 48.57 वाली चीज खुद संभाल रहा है, जब मैंने इसको सारा सीमेंट से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो अगर यहां पर ये चीज देखें और फाइनली अपने आंसर की तरफ जाएं, तो हम यहां से लिखेंगे थिकनेस ऑफ द पेवमेंट
थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे उस पेमेंट का सीपी निकालना है, कोइजोमीटर वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास टीपी टोटल पेमेंट की वैल्यू भी है, डिवाइड बाय टीसी वो भी है, सीसी अपॉन सीपी जो मुझे निकालना है की पावर 1/5। टीपी जस्ट अभी मैंने आपके सामने टीपी की वैल्यू, टीपी क्या है, जो पेमेंट ओरिजिनल पेमेंट क्या है 57.5 डिवाइडेड बाय टीसी कितना है मेरे पास 48.57 इज इक्वल टू सीसी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 180 डिवाइडेड बाय सीपी की पावर 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 77.40 सीपी की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सीपी। मतलब इन तीनों लेयर्स का जो कंबाइंड एक सी इक्विवेलेंट था वो कितना था, आपको मैंने बता दिया 77.40। ये मैंने सॉल्व क्या किया, जब मैंने जो चीज़ की, ये मैंने कंसीडर किया कि सभी की सभी थिकनेसेस को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सीमेंट बेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपके लिए अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपके लिए एक सिंसियर क्वेश्चन ये है, आपको जो खुद ट्राई करना है, मैंने यहाँ सीमेंट बेस लिया, आप ट्राई करो सबको बिटुमिन लेयर में कन्वर्ट करो और तब भी 3 लेयर नहीं, और तब देखो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, हमारा सेम आंसर आएगा 77.40। अगर बिटुमिन में नहीं करना होगा तो आप वेल ग्रेडेड में तीनों को कन्वर्ट करके देखो, तब भी आंसर यही सेम आएगा। बट आपको समझ आनी चाहिए चीज कि अलग अलग लेयर जो तीनों थी वो 57.5 थी, इनका कॉमन एक सी की वैल्यू नहीं थी जो हमें चाहिए थी। जब मैंने इनको रिप्लेस किया एक सीमेंट कंक्रीट से तब वो थिकनेस इतनी बन रही थी, इसका सी भी पता था मुझे, तो मैंने जब इनको आपस में रिलेट करवाया तो वहां से मुझे सीपी की वैल्यू पता चली, अपनी सी ऑफ कोइजोमीटर वैल्यू ऑफ पेमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इसको इग्नोर मत करना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर आपको वैरायटी मिल जाती है आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, स्टिल कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप इस चीज के साथ मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। नेक्स्ट लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्राइएक्सियल मेथड। वेरी इजी, इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस फॉर्मूला जैसे उसमें लिखा था इसका भी जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा कंफर्म्ड है, वो भी फॉर्मूला किसी भी उस एग्जाम में नहीं आने वाला जिसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। स्टिल इसमें भी वैसा ही फॉर्मूला बनेगा जैसा पीछे बना, जो शॉर्टकट आपको कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में, हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। द पेमेंट थिकनेस TS consisting of material with modulus, इसमें एक नई टर्म ऐड होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, मॉडुलस ES is given by इक्वेशन। ट्राइएक्सियल मेथड जो यूज किया गया उसका एक जो फॉर्मूला वो दिया गया, वो इस तरह से दिया गया 3pxy होल डिवाइडेड बाय 2 ES डेल्टा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला देख के बिल्कुल कोई इसमें ये मत सोचना ये कैसे याद करना है, मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार क्वेश्चन ये गेट में आया हुआ है, वो भी 2 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें सारी वैल्यूज प्रोवाइड की गई थी, बस आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना था। बट उसके अलावा ये क्वेश्चन ना किसी स्टेट एग्जाम में आएगा, बिकॉज इसका वैल्यूज ही नहीं आपको, हाँ आपको ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं बट ये सारी वैल्यूज विदाउट कैलसी सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मैं वहां पर ही आऊँगा। तो ये एक फॉर्मूला दिया उन्होंने ट्राइएक्सियल में, इंपेरिकल फॉर्मूला ये, और ये फॉर्मूला हमें थिकनेस निकालने में हेल्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक और फैक्टर दैट इज मॉडुलस। एस मतलब मैं सबग्रेड की बात कर रहा हूँ, ई के साथ पी लिख दोगे तो पेमेंट हो सकता है। तो पहले टर्म्स पता होने चाहिए, कैपिटल पी यहाँ पर क्या, कैपिटल पी यहाँ पर वही है जो पहले लिख रहे थे, दैट इज व्हील लोड जो हम केजी में लेंगे। डेल्टा डिफ्लेक्शन,
डिज़ाइन डिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, डिफ्लेक्शन जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.25 सेंटीमीटर। एक्स इट इज ट्रैफिक कोफिशिएंट। ये सारी वैल्यूज जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड की थी उन्होंने। ट्रैफिक कोफिशिएंट। वाई इज सैचुरेटेड कोफिशिएंट, सैचुरेटेड कोफिशिएंट। और ई एस आपको मैं यहाँ ई एस लिख देता हूँ। ई एस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसकी यूनिट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्लियर? ये फॉर्मूला बनता है जो उन्होंने स्टैंडर्ड अपना बताया। बट यहां पर जो चीज आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में लिखते हैं नोट करके, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इस फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन क्या हुई कि अगर हमें दो लेयर्स के बीच में थिकनेस निकालनी है और दो अलग अलग लेयर्स, सपोज आपका नीचे सब ग्रेड अलग था, बेस कोर्स अलग था, तो दोनों का अलग अलग ई की वैल्यू होगी, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबका अलग अलग होगा। तो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोलते हैं स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर को यूज करके इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। स्टिल फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद नहीं, मैं फैक्टर बताने के लिए लिख रहा हूँ। T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3p एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय 2 पाई ई एस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए के बारे में आई थिंक मैंने लिखा नहीं, मैं ए के बारे में भी लिख देता हूँ। ए स्क्वायर इनटू ये जो चीज ऐड हो रही है दिस इज नोन एज स्टिफनेस फैक्टर, और यही हमारे काम का है ई एस अपॉन ई पी की पावर 1/3। पहले उससे पहले एक बार मैं यहाँ पर ए के बारे में भी लिख देता हूँ। ये जो ए था, ए को हम बोलते हैं रेडियस, कल के लेक्चर में पता चलेगा, ये रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, जिसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया के बाद ये आया हमारा जहाँ एक स्टिफनेस फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि उसने बोला कि अगर अलग अलग लेयर्स हैं, सारे सेम मटेरियल की लेयर्स नहीं है, तो सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा। तो फॉर्मूला मॉडिफाई हुआ और ये फॉर्मूला बना। उस पूरे पुराने फॉर्मूले में एक नया फैक्टर ऐड हुआ, ई एस अपॉन ई पी। तो यहाँ पर क्वेश्चन निकलता है, अब यहाँ पे ई एस स्टैंड्स फॉर सबग्रेड मान लो, पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट मान लो। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने यहाँ से क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी, क्योंकि ये सारा का सारा फैक्टर, इसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ये सारा का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? रिलेशन बिटवीन पेवमेंट लेयर of thickness T1 and T2 of elastic modulus E1 and E2। अगर आपके पास दो पेमेंट्स हैं अलग अलग जिनकी थिकनेस T1 एंड T2 है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक मॉडुलस दैट इज E1 एंड E2, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी T1/T2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो जैसे ये हम थिकनेस ऑफ अगर पेमेंट निकाल रहे थे तो इसका कॉरेस्पॉन्ड ईपी नीचे था, तो वैसे ही सेम यहाँ पर E2 अपॉन E1, बाकी सारे फैक्टर्स कट जाएंगे टू द पावर 1/3। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो आपको दो अलग अलग मॉडुलस दे देगा और बोलेगा उनके बीच में रिलेशन यूजिंग ट्राइक्सियल अप्रोच, मुझे एक थिकनेस अगर इतनी है तो बताओ दूसरी कितनी है। इस पे आप बोलोगे कि क्या ये स्टेट एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। कुछ भी ऐसी वैल्यू दे सकता है जो इजिली 1/3 से सॉल्व हो सके, और T2 की वैल्यू दे देगा, T1 आप कैलकुलेट करके दो। इस टाइप के क्वेश्चन वो बना सकता है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। तो ये चीज़ मेन थी जो हम ट्राइक्सियल में बोल सकते थे कि हमारा जो चीज़ पढ़ने वाली है। बाकी अदरवाइज
अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला बस एक बार गो थ्रू करना, कोई इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं। जब आप अपने क्वेश्चंस लगाओगे प्रीवियस ईयर तो एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आया था, सब डाटाज कैसे प्रोवाइड किए थे और यूज कैसे करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप वीडियो ये देख रहे हो एंड इस स्टेज तक पहुंचो, एंड द एंड ऑफ द वीडियो पे हो, डेफिनेटली इसका मतलब कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जो सीरियसली पढ़ रहे हो। अदरवाइज ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचना मतलब स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तो आपको 2 फैक्टर्स हमेशा याद रखने अपने लिए। एक, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, जितने क्लासेस कवर होते जा रही है उसको साथ साथ नोट डाउन करो, मैक्सिमम इस टाइम को यूटिलाइज करो। मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा। खुद ये चीज़ सिनेरियो को आप देखो, जो सेंटर के एग्जाम्स हैं, जो अच्छे एग्जाम्स हैं, जब कंडीशन नॉर्मलाइज होंगी, सब एग्जाम लेंगे, आपको अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर हो। मैं जो माइंड में लेके चल रहा हूँ दैट जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, जो लोग पढ़ना रेडी हैं, पढ़ने को रेडी हैं, जहाँ भी अपने लोकेशंस में हैं, मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाएंगे। अगर आपकी तरफ से भी एफर्ट लग रहा होगा तो अगर आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो, आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप इन कॉन्टैक्ट हो, तो मेरी तरफ से डबल एफर्ट लगेगा और मैं और मटेरियल जितना बेस्ट हो सकता होगा वो प्रोवाइड करेंगे आपको। बस इस तरह से अपना फ्लो बनाते रहो। एंड जैसे ये टॉपिक कंप्लीट किया, नोट डाउन करो, जहाँ पर डाउट आता है डिस्कस करो मेरे साथ। उसके अलावा क्वेश्चंस लगाओ, पिछले अगर कोई पेंडिंग टॉपिक की क्वेश्चन है वो लगाओ। एंड जैसे मैंने अनाउंसमेंट की हुई है, अपना स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे को, उसका अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डेफिनेटली उस बैच को ज्वाइन करो, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। वो बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। उसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करें, एक बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फ़र्क क्या होगा, जो स्टूडेंट उस बैच उसमें रजिस्टर करेंगे उनके साथ एक ग्रुप बन जाएगा, उनके साथ एक डेली डिस्कशंस रहेंगी, क्वेश्चंस अपडेट रहेंगे, ताकि टाइम आपको लगे कि एक प्रॉपर क्लास फॉलो कर रहे हो। जिस तरह से हम क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही आप वो रूटीन फॉलो करोगे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप तब भी वो चीज़ ज्वाइन करो, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। क्लियर? प्लस एक और चीज़ आ रही है जो मंडे से आपको लेक्चर्स में मिलेगी, उसके बारे में आपको और चीज़ बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले जो भी इस टाइम पे इंजीनियरिंग चीज़ों को पढ़ना चाहता है, सिविल बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल हों। एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चीज़ को जो हमने कंप्लीट किया था यहाँ पे, अपना ट्राइक्सेल, कैलिफोर्निया ट्राइक्सेल, ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ें देख लेते हैं। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। इसके रिलेटेड क्वेश्चन किया। कैलिफोर्निया में जो टेबल होता है वो किस काम आता है, ये नीचे जो बेस्ड ऑन द सीबीआर वैल्यू जो थिकनेस निकलती है, इसको सॉल्व करो। इसमें जो मैंने आपको ये पेनिट्रेशन की वैल्यूज बताई स्टैंडर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैलिफोर्निया का फॉर्मूला चाहे आप नहीं याद करो, कोई नहीं पूछेगा, बट वो जो नीचे रिलेशन लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सीबीआर किस तरह से सॉल्व किया, अगर स्टिल कोई डाउट है स्टे इन टच, आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, या कमेंट्स में बताना कि अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे। ट्राइक्सेल में फॉर्मूला इन द एंड जो चीज़ बनती है यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको ये लेक्चर आपको कहीं भी ये हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।